एजेंडा था कि 10 वर्ष करीब भाजपा की सरकार को होने जा रहे हैं। 2-3 महीने का समय शेष है और हम इस 10 वर्षों में 22 से 25 तकलीफ़ों से प्राइवेट स्कूल गुजर रहे हैं, जिसको लगातार हम सरकार के आगे उठाते रहे कि ये हमारी तकलीफ़ें हैं। बहुत सारे वर्गों को राहत मिली, कोविड में भी बहुत को राहत मिली, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के प्रति सरकार का रवैया पता नहीं क्यों नकारात्मक और सौतेला रहता है, जबकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं। मान लो उनको प्राइवेट स्कूल से एक प्राइवेट शब्द से अगर ऐसा है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरियां लोगों के लिए नहीं है, प्राइवेट नौकरियों का सर्जन कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, राजा बनिए, नौकर मत बनिए। ये आजकल नारा बड़ा चल रहा है। तो फिर इस सेक्टर से इतनी नफरत क्यों और इस सेक्टर के बच्चों के साथ भेदभाव क्यों? बहुत जगह पर भेदभाव हो रहा है, जिसको हमने उठाया। तो हमने इसका मांग पत्र बहुत सारे माध्यमों से माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को भेजा, उनसे मुलाकातें की कि 50% से ज़्यादा बच्चों का जो एजुकेशन का कार्यभार है वो प्राइवेट स्कूल निभा रहे हैं और सरकार इसको निभा भी नहीं सकती। मैं ओपन आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर सरकार को सारी कहते हैं ना कि स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार का काम है, मान लेते हैं, तो आज जीडीपी का सेंटर में अगर कहा जाए तो 3 से 3.5% शिक्षा पे खर्च होता है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, अगर उसको इसी स्वरूप में लागू करना हो जिस स्वरूप में वो बात की जा रही है, और प्राइवेट सेक्टर भी रहे और गवर्नमेंट सेक्टर भी, 11% ऑफ द जीडीपी चाहिए। और फिर 50% से ऊपर हमारा रोल। अगर हम कहते हैं, सरकार कहते नहीं जी आप छोड़ दो, आप ठीक व्यक्ति नहीं हो, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर, तो 22% ऑफ द जीडीपी चाहिए। क्या 7 गुना जीडीपी बढ़ाई जा सकती है? नहीं बढ़ाई जा सकती किसी भी उसमें। और ये समाज का हमेशा काम रहा है, शिक्षा समाज का काम रहा है भारत के अंदर, सरकार का काम नहीं रहा। जहां पर सरकार किसी चीज में पूरा नहीं उतरती तो ये कहा गया उसमें समाज उतरे और समाज उस उत्तरदायित्व को निभाए, और समाज उस उत्तरदायित्व को निभा रहा है, बहुत सारी चीजों में निभा रहा है। आज आप ट्रांसपोर्टेशन में देख ले क्या सारे रेल में सफर करते हैं या रोडवेज में सफर करते हैं, प्राइवेट टैक्सियों में लोग बहुत सफर करते हैं। हर जगह पर प्राइवेट सेक्टर का एक अहम रोल है। और जो प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं, आप सुनकर हैरान होंगे, जो सरकार पे प्रति बच्चा खर्च आता है उसके 4थे और 6वें हिस्से पे पढ़ा रहे हैं पैसा लेकर अभिभावकों को। अभिभावक को पैसा दोनों तरफ देना पड़ता है। कोई सोचता है सरकारी स्कूल फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ही टैक्सेस से जो है सरकारी स्कूल के अध्यापकों को वेतन मिलता है और वो चलते हैं। और खर्चा कितना आता है? 6 से 8-10 हज़ार रुपये प्रति माह। और 70% स्कूल जो है हिंदुस्तान के 1,000 रुपये प्रति माह से कम पे। तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने सरकार को अपनी बातें लिख कर दी। आपने देखा होगा 134 से चला, खत्म भी हो गया, लेकिन खत्म हुआ, बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। 10 सालों से 134 का पैसा नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति, क्या 10 साल अगर एक किराएदार मकान मालिक को किराया ना दे, या 10 साल हम बिजली का बिल सरकार को ना दे, या म्युनिसिपैलिटी को 10 साल उसके टैक्स ना दे, सरकार अपने विभाग चला के दिखाए। वहां पर क्या सरकार माफ करती है? एक भी पैसा माफ नहीं होगा, उल्टा 18% ब्याज लग जाएगा अगर सरकारी किस्तें नहीं दोगे। बैंक की किस्तें नहीं दोगे, पेनल्टी अलग लगेगी, कुर्की अलग होगी। तो प्राइवेट सेक्टर को जो ये नाइंसाफी हो रही है, 10 साल से अधिक हो गया समय और पैसा नहीं दिया गया। कोर्ट से भी आदेश आए कि आरटी के फार्मूले के हिसाब से पैसे दिए जाए, सरकार ने उसकी भी अनदेखी कर, यानी कोर्ट का कहना भी नहीं माना। और दूसरी तरफ कहते हैं कानून की पालना करो। अरे भाई, पालना किसने करनी है? सबसे पहले जो कानून बनाने वाला तो पालना करे। आपके पास एक डंडे की ताकत है तो आप हाँक रहे हैं डंडे से, और जो है जबरदस्ती अपनी जो है तानाशाही चलाने वाला काम कर रहे हैं। 10 साल से लोगों के पैसे नहीं आए और नवीं से बार भी आप सुनकर हैरान हो गए, एक भी पैसा ना डिक्लेयर किया ना दिया नवीं से बार में। आप बताइए, प्राइवेट सेक्टर जिसने खुद ही जो है अपने कमरे बनाने हैं, सरकार से कोई ग्रांट नहीं लेनी है, वो कैसे चलेगा? उसके बाद आपने देखे जैसे कमेटी का टैक्स ना दे, बिना टैक्स दिए आदमी मर भी जाए तो उसके बच्चों से वसूल कर लिया जाता है। बैंक का लोन अगर कोई आदमी की मौत भी हो जाती है उसके बच्चे देते हैं, और हमारे पैसे अगर कोई नहीं देता वो कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दो, दूसरे स्कूल में भेज दो। ये कैसा देश है? ये कैसा न्याय है?
अरे भाई, हमारे पैसे तो हमें मिलने चाहिए ना, जो हमारे कानून और हक के पैसे हैं वो तो मिलने चाहिए। आप अपने सारे पैसे ले लो और हमारे पैसे, पेरेंट को जी पैसे भी देने की जरूरत नहीं। और कोविड के दौरान जो टैक्स हमारे पे लगे, एक भी टैक्स में राहत नहीं दी, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स को छोड़कर जो अनिल विज जी ने दी। हम सारी जगह पर इसका गुण भी गाते हैं। तो हमारा ये पहला कहना है कि 134 के हमारे पैसे कानून के हिसाब से दिए जाए, 9वीं के 12वीं के भी पैसे दिए जाए। चिराग में 1100 रुपये अनाउंस हुए हुए, तो 9वीं 12वीं में 1100 रुपये क्यों नहीं देते भाई आप? आरडी के अंदर 17-18 हज़ार रुपये उन्होंने जो अनाउंस किया है, 9वीं और 12वीं के क्यों नहीं देते आप? क्या उस स्कूल की क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा? अगर उसके पास धन नहीं होगा, वो कैसे अपनी लैब्स बनाएगा? दूसरी तरफ कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए। अरे भाई, बढ़ावा कैसे दे? पैसे तो आप हमारे मार के बैठे। तो हमने सरकार को कहा है कि 10 अगस्त तक हमारे ये पैसे दे दिए जाए। दूसरा, आप ये बताइए, हम जींद में बैठे हैं, एनसीआर की इस पे क्या फैसिलिटी है? जींद में बस की उम्र 10 साल है, 2.5 साल कोविड में चले गए, 7.5 रहेगी। अब 7.5 में 25-23 लाख की बस की रिकवरी कैसे होगी? कोई समझा के दिखा दे। और साथ ही कैथल है, उसमें 15 है। अरे भाई, एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, यहाँ पर कौन सा रीजन बन गया? पहले बताओ, कौन सी फैसिलिटी बन गई? क्या जींद स्मार्ट सिटी बन चुका है? तो यहाँ इसको नेशनल एनसीआर घोषित करके और बसों की लाइफ जो है 10 साल करती गई। ये बसों की लाइफ जो है यहाँ पर भी दूसरे 7 के जिलों की तरह जो है हमारी मांगे की जाए। और जो कोविड में हमारी बसें खड़ी रही, उन बसों की लाइफ एक्स्ट्रा बढ़ाई जाए, एक्सटेंड की जाए। प्लस बच्चे शिक्षार्थी हैं, यात्री नहीं है। वो बस कोई एजुकेशन का पार्ट नहीं है, बस बच्चे को घर से स्कूल लाने का एक साधन है। क्योंकि स्कूल दूर दूर बन गए नियमों के अनुसार, और ज़्यादातर माँ बाप वर्किंग है। अब दूर बन गए, वो रोज 1 घंटा छोड़ने और 1 घंटा लाने का तो लगा नहीं सकते। तो बसें ये काम करती है कि बच्चों को स्कूल लाना और घर पहुंचाना। तो उस पर पैसेंजर टैक्स लगा दिया गया। बताइए बच्चों, ये बच्चे कोई यात्री है? ये तो शिक्षार्थी हैं भाई। दूसरी तरफ सर्व शिक्षा अभियान की आप बात कर रहे हैं, स्कूल चले हम, कैसे कैसे नारे दिए गए। स्कूल आओ, 1 रुपए ले जाओ, स्कूल आओ, खाना मिड डे मील मिलेगा, स्कूल आओ बस्ता फ्री मिलेगा। और प्राइवेट स्कूल जाओगे तो टैक्स मिलेंगे क्या ये इस प्रदेश के बच्चे नहीं है? ये अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि उनके बच्चों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। हम कह रहे हैं टैक्सेस माफ हो, और जो एनसीआर गलत घोषित किए गए, यहाँ पर बसों वाली शर्त लागू ना हो वाहन की, वो 15 साल की ही शर्त रहे। ऐसे ये कह रहे हैं कि जिनको परमानेंट मान्यता मिली है, कहते आप 10 साल के बाद रिन्यूअल कराएं, जबकि हमारी शर्तों में रिव्यू लिखा हुआ जब हमने लेटर्स लिए। नियम ये कहते थे, रिव्यू का मतलब हम अपना यूडाइस का डाटा भरते हैं, हम एमआईएस पोर्टल भरते हैं, सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट में थे। रिव्यू हो तो रहा है कि स्कूल चल रहा है? कहते रिन्यूअल कराएं, दोबारा मान्यता ले, यानी भ्रष्टाचार को दोबारा करें। हम ओपन बोल रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और ये गवर्नमेंट कहती है कि हमारी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति। मुझे लगता है 0 नहीं, 1 0 और एक और लगा दीजिए। 100% भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है काम है। कहाँ 0 टॉलरेंस? और कह रहे रिन्यूअल कराएं। रिन्यूअल तो दोबारा मान्यता होती है। हम कह रहे हम ये नहीं कराएंगे, सरकार इसको जो है इसी शर्त को वापस ले। दूसरा, इन्होंने पीछे क्या किया, मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग हुई, इन्होंने कहा जी आपको जो स्कूल हर साल एक्सटेंशन लेते थे, आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए जमा कराएं, आपको 2 साल दे देंगे। हमने पैसे जमा करा दिए लोगों ने। उसके बाद जो है 3 महीने देकर ही कह दिया कि आपके साल खत्म हो गए। अरे भाई, अगर आपने 3 महीने के बाद ही उनको जो है बंद के ये कार्रवाइयाँ करनी शुरू करनी थी, फिर उनसे 2.5 लाख लिए क्यों? हम कह रहे पहले तो ये लेना ही गलत था। इस तरह का ये हफ्ताखोरी नहीं होनी चाहिए कि आप पैसे दो और 1 साल स्कूल चला लो। ये तो कोई सही बात नहीं है। वो तुरंत पैसे हमारे जो है वो वापस किए जाए। फिर हमारी एक प्लेज मनी होती है। पिछली कांग्रेस सरकार में हमारी अधिकतम प्लेज मनी 2.5 लाख रुपए थी सीनियर सेकेंडरी में। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, एकदम कोविड से गुजर रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर कर दी गई। मिनिमम 7 से 8 लाख जो 50,000 होती थी, वो 8 लाख का मतलब कितना बना? 50 से आप गुना कर लीजिए, 16 गुना होगी। और मैक्सिमम करोड़ पार कर गई। जब हम इतने पैसे प्लेज मनी में डालें, वो सिर्फ बैंक में एफडी होती है, ना सरकार को फायदा ना किसी को फायदा, उसका बोझ किस पे पड़ेगा? बच्चों पे। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मैंने सारे प्रदेशों की प्लेज मनियाँ इनको लिख की थी, साउथ की भी लिख की थी, दिल्ली की भी लिख के दी, सीबीएसई की भी पत्र में लिख के दी। मंत्री ने उसकी स्तुति भी कर दी
कि ये बिल्कुल गलत है, देश में कहीं नहीं, धरती पे कहीं नहीं, उन्होंने कह दिया। मुख्यमंत्री जी भाई लाभ के बैठे। अरे भाई फैसला करो ना, काहे के बच्चों को पैसों को शिक्षा में लगने दो, उसको जो है वो वहां पर डंप करके क्यों रखा हुआ है इतने मोटे पैसे को, और लोगों पे बोझ बना रखा है। इसी प्रकार हमारी सोसाइटीज के थ्रू स्कूल चलते, पोर्टल बंद है, फाइन का मीटर घूम रहा है। हमारे यहाँ बच्चा एसएलसी ले जाए बिना पैसे के, इनके ना रिन्यूअल के लिए भी फाइन का पोर्टल घूम रहा है। मतलब स्कूलों को तो कुछ मत लेने दो, और स्कूलों से तुम सब कुछ ले लो। वो भी हमने जो माननीय दुष्यंत जी से मिले थे, एसीएस से मिले थे, वो भी फाइल पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी फैसला नहीं कर रहे, मीटर पे मीटर घूमे जा रहे, स्कूल फंसे हुए बिना बात के। ऐसे ही जो है अब ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल 1ली से 12वीं तक है वो नर्सरी एलकेजी की भी मान्यता है। भाई ये तो मैंने सुना था कि 18 वाला 19 साल का हो गया, 19 वाला 20 साल का हो गया, 19 वाला जो है 1 साल का हो गया, किसी ने सुना कभी? अपग्रेडेशन तो होती है कि 5वीं वाला 8वीं ले ले, 8वीं वाला 10वीं के लिए अप्लाई करे, 10वीं वाला 12वीं के लिए अप्लाई करे, 12वीं वाला एलकेजी यूकेजी के लिए अप्लाई करे। जब उसने 12वीं का स्कूल खोल लिया तो 3 कमरे उसने बनाए तो हुए, और यूडाइस पे हम दे रहे हैं कि हमारे पास नर्सरी एलकेजी चल रही है, यानी फिर भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला काम नहीं। जो 12वीं तक चल रहा है तो उसने 3 क्लासें हर बार आपको लिख के दे रहा है कि मेरे पास नर्सरी, आपके बहन भाई सबके पढ़ते हैं, तो वो उसकी अलग मान्यता क्यों लेंगे? भाई तुम कितनी मान्यताएं दिलवाना चाहते हो, और उसके बाद तुम उस मान्यता की भी वैल्यू नहीं समझते कि भी अगर कोई बच्चा बिना फीस के निकल जाए, तुम्हारे से सरकार से मान्यता ले ली, फिर भी हमारे पास अपनी फीस लेने का अधिकार है, तो फिर उस मान्यता की वैल्यू क्या है ये बताइए ना, जब हम फीस ही नहीं ले सकते। इसी प्रकार जो है, जैसे आपने देखा होगा स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत ज़्यादातर हमारे इसमें महिलाएं काम करती हैं शहरों में, गांव में ज़्यादातर पुरुष हैं, लेकिन शहरों में ज़्यादातर महिलाएं। तुरंत जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे वो टॉप की क्रिमिनल है कि भाई बिना पूछे कर लो अरेस्ट। रोडवेज की बस का एक्सीडेंट होता है तो मंत्री और जीएम को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? भाई वो भी तो गलती, एक्सीडेंट तो गलती वो भी करता होगा तभी होती होगी ना। तो हम ये कहते हैं पहले आप इंक्वायरी कीजिए, अगर इंक्वायरी में कोई गलत मिलता है तो गलती पाई जाती है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। एक शिक्षक जिसको सबसे ज़्यादा सम्मानित हिंदुस्तान में कहा जाता है, हमारे जो है संस्कृति में हिंदू टीचर को सर्वोच्चम स्थान पर रखा गया था, और उसको आप इस तरह क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हो, उसको तुरंत गिरफ्तार कर रहे हो। तो इसको हमने कहा खत्म कीजिए, पहले इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। उसके बाद आपने देखा होगा कोचिंग्स के ऊपर आजकल बहुत पेपर लीक हुआ, नीट का, करोड़ों बच्चों का विश्वास टूटा। बच्चों को ये लगा कि वाकई ये बात है कि आज एजुकेशन पैसे वाले के लिए रह गई है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चा स्कूल में बैठा ही नहीं है, कोचिंग में बैठा है। वो किसका बच्चा बैठेगा? जिसके पास पैसा होगा। जब वो स्कूल में रजिस्टर्ड है तो कोचिंग में कैसे बैठा है? स्कूल के लिए नियम 18/24 का कमरा होना चाहिए, इतने बच्चे बैठने चाहिए। कोचिंग के लिए 15/20 का कमरा है, 60 आदमी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फायर के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और बच्चा स्कूल में रजिस्टर्ड है। ड्यूल रजिस्ट्रेशन वाला बच्चा जो है हम कहते हैं टोटली गलत है। इलीगल कोचिंग को स्टॉप करना चाहिए, अदरवाइज फिर ये काम बंद कर दो, स्कूल ही बंद कर दो। फिर बोर्ड का क्या फायदा, स्कूल का क्या फायदा? सिस्टम होना चाहिए कोई एजुकेशन का। जब स्कूल में बच्चा है तो स्कूल में हो, दो ड्यूल उसका वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लैंड ऑनरशिप एक सर्टिफिकेट हमसे मांगा जाता है। जमीन हमारी है, मेरे से कहते हैं लैंड ऑनरशिप सर्टिफिकेट दो। जब हमने रजिस्ट्री लगा दी तो क्या ये ऑनरशिप नहीं है? मैं मालिक नहीं हूँ? रजिस्ट्री वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है क्या? हमने रजिस्ट्री लगा दी, हमने उसका इंतकाल लगा दिया, हमने जमाबंदी लगा दी, कहते जी फिर लिखवा के लाओगे इसके मालिक आप। एसडीएम लिखने को तैयार होता है प्रधान जी। अब मैं कहूँ जी मैं कुलभूषण शर्मा हूँ, मैंने आधार कार्ड दिखा दिया, मैंने पैन कार्ड दिखा दिया, कहता 4 पड़ोसियों तो लिखा के लिया के तो कुलभूषण शर्मा ना लिखण हो, फिर पड़ोसी से बनती ना हो, एसडीएम लिखता ही नहीं। तो ये इस तरह के नियम हम कहते हैं इसको टोटली जो है ये खत्म किया जाए। अब बिल्डिंग सर्टिफिकेट हमसे मांगा जाता है, आप हैरान रहो। अब ये होटल बना, ये सोच के बना कि 20-25 साल तो बिल्डिंग कहीं नहीं जाएगी, वे तो 50-100 साल नहीं जाएगी। हमें कहते हैं स्कूल की बिल्डिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट हर साल होना पड़ेगा। तो बिल्डिंग बनी है कम से कम 10-20 साल तो सेफ होगी ना। पुल बनता है उसकी लाइफ बताई जाती है कि 50 साल का पुल है, 100 साल का पुल है। हर साल क्या सर्टिफिकेट इशू कर, हर साल जो है भ्रष्टाचार को जन्म देता है। तो बिल्डिंग सर्टिफिकेट हर साल के नहीं, कम से कम 10 साल का होना चाहिए। ऐसे हाइजेनिक का सर्टिफिकेट है,
फाइल लगाते हैं, जब तक फाइल में 1.5 साल निपटान नहीं होता 1 साल की उसकी वैल्यू है। पानी दे रहा पब्लिक हेल्थ, बड़े मजे की बात है, वो तो सर्टिफिकेट कहता है इसका लेके आओ पानी ठीक है। मान लो पानी ठीक ना हुआ फिर, और वो सारे पानी को पास करते हैं क्योंकि पानी तो उनका है। एक फेल नहीं होता, सिर्फ भ्रष्टाचार होता है उसमें, क्योंकि पानी तो पब्लिक हेल्थ का आ रहा है, उसको फेल कैसे कर देंगे। सिर्फ उस पर हमें महीने 2-3 महीने धक्के खाने पड़ते हैं, भ्रष्टाचार करना पड़ता है, उसके बाद मिल जाता है। एक भी फेल वाला सर्टिफिकेट ला दो मुझे, पब्लिक हेल्थ ने अपना फेल किया, तो भाई इसकी जब पब्लिक हेल्थ का पानी आ रहा है उसके सर्टिफिकेट की जरूरत ही क्या। अगर जरूरत भी है उसको 3-5 साल के लिए वैलिड कर दीजिए ना, आप हर साल के लिए क्यों करते हैं। ऐसे जो है स्कूलों को कईयों को यूडाइस नंबर मिले हुए हैं टेम्परेरी, उनको परमानेंट दे ही नहीं रहे। जब आपने टेम्परेरी दे दिया, परमानेंट दे दीजिए, आप धक्के क्यों खिलवा रहे हैं। तो इस तरह की हमारी 22-25 सरकार से मांगे हैं, और हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो हमारे स्कूल में जब आता है, हम प्राइवेट सेक्टर में या होटल में बैठे, हमने खाना खाया, हमें बिल देना पड़ेगा। हमने बाजार से कोई चीज़ खरीदी, हमें उसको पैसे देने होंगे। प्राइवेट स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ता है, ये एक लॉ होना चाहिए, हमारी भी तो सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। कोई हमारे पास पढ़ के जाता है तो उसको पैसे देने होंगे। यदि आपने अगर ऐसा व्यवहार बना दिया तो कल को तो कोलैप्स कर जाएंगे सर। तो हमारी ये सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारी भी स्कूल सिक्योरिटी होनी चाहिए। हमारे प्रिंसिपल की, जैसे मैंने कहा, सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। एक स्कूल सेफ्टी एक्ट की भी हम मांग कर रहे हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल भी सेफ हो और स्कूल भी सेफ हो। और हमने कहा कि 10 अगस्त तक हमने ये सारी मांगे भेज दी हैं। इससे बताइए हमारी एक भी मांग को इलीगल है, इसमें पैसे भी नहीं लगने। पैसे सिर्फ 134 में वो है जो हमने पढ़ाया, और इन्होंने भेजा कि पढ़ाओ और हम पैसे देंगे। हमने नहीं कहा था, इन्होंने कहा कि आप पढ़ाओ पैसा हम देंगे, तो हमने, हमारी इसमें क्या गलती है। तो अगर 10 अगस्त तक नहीं देते, 10 अगस्त को अम्बाला में एक बहुत बड़ी हम रैली कर रहे हैं, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि सरकार के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, किस तरह का हो। अगर नहीं मानेंगे तो सभी को पता फिर व्यवहार कैसा होगा। फिर वो प्यार भरा तो रहेगा नहीं। अगर हमसे प्यार भरा व्यवहार चाहते हैं और वो कह रहे हैं हमारे दरवाजे खुले, वो तो कह रहे हमारे दरवाजे खुले, हम गए भी हैं। हम कह रहे हैं हमारी सिर्फ फाइलें खोलो और साइन कर दो, दरवाजे खोल के क्या लोगे। व्यवहार में कोई चेतावनी, मतलब कुछ तो बताइए आप, कैसा व्यवहार। ये स्पष्ट चेतावनी है मैम, बदल जाएगा व्यवहार, कुलभूषण जी व्यवहार बदल जाएगा पक्का। कुलभूषण जी, आपने कहा कि 134A के आपके पैसे अटके, 10 साल से सरकार आपको पैसा नहीं दे। कितना पैसा अटका है हरियाणा के स्कूलों में? देखो, अगर इसकी कैलकुलेशन नहीं मैं बता रहा हूँ ना, ये 1000 करोड़ पार कर जाएगा। पार कर जाएगा वो 50,000 करोड़। आपका कितना पैसा अटका है? देखो, वो पूरी ऐसे है ना, है। मेरी बात सुनो, मैं अपने स्कूल के सारे स्टेट का जो है ना वो हम नहीं कैलकुलेट करके बता सकते उन्होंने क्या रेशो दे दी, पर जो मैं आपको लमसम टेंटेटिव बता रहा हूँ 1000 करोड़ से ऊपर बनता है एज पर रूल। अगर करें, रूल ये है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उस पर जितना खर्च आता है वो सरकार ने बताना है उतना, और जितनी हमारी स्कूल की फीस है विच एवर इज लेस। हर स्कूल की फीस मुझे नहीं पता, सरकार अपना खर्चा नहीं बता रही, लेकिन अंदाजन मैं बताता हूं कि अगर एक स्कूल का कैलकुलेट किया जाए तो 1000 से 1500 रुपए के बीच में फार्मूला फिट होगा। प्रधान जी, आपने एक तो ये कहा था कि किसी मुख्यमंत्री से बात हुई, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात हुई थी या खट्टर जी से बात हुई थी जो मीटिंग हुई थी? खट्टर साहब से भी बात हुई, नायब सैनी जी से भी 3 बार बात हो चुकी है, तो नाम हुई थी, चल शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है। दी ये बात, वो कह रहे हैं जी हम देख रहे हैं, तो वही हमने देखा, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, उस पर चल रहा है। तो आप मानते हैं सिस्टम ठीक नहीं चल रहा भाजपा सरकार में, तो सुनवाई नहीं हो रही, आपने इतनी ग्रीवेंसेस बताई नहीं, ये तो हम कह ही रहे, तभी तो इतनी शिकायत है। अगर सिस्टम सही होता तो शिकायत होती नहीं, इतनी हल हो चुकी होती। सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। प्रधान जी, एक आपने मामला उठाया कि भी कोचिंग सेंटर, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर, उन कोचिंग सेंटरों को संरक्षण कौन देता है? देखो, पहले नंबर पे तो वो बच्चे किसी भी स्कूल में रजिस्टर्ड तो होंगे, तभी वो पेपर भी देते हैं, एग्जाम भी देते हैं, उन्हीं से तभी वो करते हैं। देखो, 2 चीजें अपने बड़ी ये कहीं ना कहीं आपके स्कूलों की तो फेलियर है। देखो, स्कूलों की भी इस पे कमी है। सबसे पहले सरकार ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि मॉनिटरिंग की और इंस्पेक्शन करने की और पनिश करने की पावर सरकार पे होती है, बाकियों पे नहीं होती। सरकार अगर अपना दायित्व ना निभाए, ट्रैफिक की अगर पुलिस खड़ी ना करे तो लोग गलतियां करेंगे। चंडीगढ़ में आप जाके देखिए लोग क्यों नहीं गलती करते, क्योंकि हर चौक पे पुलिस मुस्तैद है। मुस्तैद सरकार को रहना है। हम नहीं कह रहे कि हमारे लोगों में कुछ गलतियां नहीं है, हमारे भी। अगर हम सेल्फ रेगुलेटरी इतने डिसिप्लिन हो जाए
तो फिर पुलिस की जरूरत ही नहीं है, फिर ना रेड लाइट की जरूरत है, फिर तो सारे ठीक ढंग से चलेंगे। तो पहला कसूर सरकार का आएगा, जनता गलतियां करती है, रोकने के लिए सरकार होती है, इसलिए तो इतना फिर पुलिस का अमली जामा है, इतना डायरेक्टरेट है, इतने डीओ है, किस लिए है? वो बैठ के कुर्सियों पे मजे लेने के लिए क्या? तो हरियाणा में जितने भी हैं उनके आपके स्कूल के एजुकेशन भी हैं वो आए हुए हैं, क्या उन लोगों से भी बात हुई है इस विषय को लेकर? आप लोगों ने कोई बात रखी है कि भाई आप लोग ऐसे बढ़ाओ मत दो ऐसे कोचिंग सेंटरों को, वैसी कोई बात? ये हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं, हर मंच पे करते हैं, हर मीटिंग में समझाते हैं कि कोई भी आदमी गलत काम ना करे। ये यूनियन करती है बात हमेशा। प्रधान जी, हरियाणा में कितने संगठन हैं आपके प्राइवेट शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, और क्या सभी एकजुट हैं इस मामले में? देखिए, हमारा संगठन सबसे बड़ा संगठन है, पहली बात तो ये है, और सारे एकजुट, जो आपने कहा सारे एकजुट है, सभी की ये मांगे। जैसे समुद्र पे सारी नदियां जाके गिरती है, पहाड़ पे चढ़ नहीं सकती कोई नदी, तो हर एसोसिएशन कोई बनी होगी तो उसको मांग तो यही रखनी पड़ेगी, समुद्र में आके मिलना ही पड़ेगा, ये समुद्र है। तो विचारधारा सबकी एक है, अलग अलग सबके अपने भी सिस्टम हो सकते हैं, उसमें हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, सारे मिलकर हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। थैंक यू साथियों, खाना खा के